बाजवा लीक्स बल्कि बाजवा लीक्स के स्पिन ऑफ का सिलसिला जारी है और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा अपने आप को एक्सपोज करने की एक रॉ में बह रहे हैं। और तीसरी किस्त उसकी सहाफी शाहिद मितला ने नया दौर से तंग आकर पाकिस्तान की एक वेबसाइट pakistan24.tv पर शाया करवाई है। दूसरी और तीसरी किस्त उन्होंने यहाँ शाया की। लगता है कि रजा रूमी और वारसी साहब के साथ जो है वो उनकी पहली किस्त का एक्सपीरियंस इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। अगर आप उस पर मेरी टेक चाहते हैं तो इस पहली वीडियो के ऊपर आप लिंक के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि मेरा उस नया दौर वाला जो सिलसिला उसके ऊपर क्या राय थी। लेकिन आते हैं लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर जो तीसरी किस्त है जनरल कमर जावेद बाजवा से गुफ्तगू की। इसको इंटरव्यू अब नहीं कहा जा रहा, जैसा कि हमने कहा था कि इंटरव्यू नहीं है, ये एक गुफ्तगू है और प्राइवेट गुफ्तगू है जिसको उन्होंने शाया किया है। तो अब मसला ये है कि पिछली वीडियो के अंदर हमने सवाल उठाया था कि सारे लोग जो हैं वो शाहिद मितला से पूछ रहे हैं कि जी ये कैसे सच हो सकता है, तुम कैसे सच बोल सकते हो, तुम कैसे ये कह सकते हो, ये सारी बातें। लेकिन किसी ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से नहीं पूछा कि जनाब आप जो हैं वो किस तरह झूठ बोल रहे हैं और आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, या आप किस तरह ये कह सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि फैक्ट चेक की है फखर दुरानी जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने शाहिद मितला को इंटरव्यू में बताया कि जो अकामा है आसिम मुनीर को उन्होंने यूएई भेजा कि वो अकामा के जो डॉक्यूमेंट है वो लेके आए यूएई वालों से। और इसके ऊपर फखर दुरानी ने ये लिखा है कि नवाज शरीफ ने 2013 के कागजात नामजदगी में इकामा पहले ही डिक्लेयर किया हुआ था। तो यहां से क्लियरली जो बात पिछले वीलॉग में मैंने बात की थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा इस इंटरव्यू में बहुत सारा झूठ बोल रहे हैं, फैक्ट्स और हकायक के बरक्स बात कर रहे हैं। तो ये साबित होता है कि एक अकामा जो नवाज शरीफ साहब खुद डिक्लेयर कर चुके हुए हैं उसको लाने के लिए जनरल आसिम मुनीर को भिजवाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस किस्त के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज के मौजूदा सरबराह को बस के नीचे फेंकने की कोशिश की है और कहा है कि इनका भी रोल था पनामा के अंदर, और एक अटेम्प्ट है कि किस तरीके के साथ ये उस रिफ्ट को क्रिएट करना चाहते हैं मौजूदा हुकूमत या नून लीग के दरमियान में और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान में। उसके बाद फखर की बात ही हम उसको क्योंकि पकड़ रहे हैं तो उसको हम दूसरी बात ही करते हैं कि जो कुछ कर रहे थे जजेस कर रहे थे और फौज का उसमें किरदार नहीं था। तो ये एक ऐसा बड़ा झूठ है, ऐसा खौफनाक झूठ है जिसका ना कोई सर है ना पैर है। यानी क्लियरली जनरल बाजवा को झूठ बोलने का तरीका भी नहीं आता। यानी कि वो क्या कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर कमर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो जनरल साहब कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनरल साहब खुद भी ये कह चुके हुए हैं अपनी आखिरी तकरीर के अंदर कि हमने मेडलिंग की और सारी इसी गुफ्तगू के सिलसिले में तस्लीम कर चुके हैं कि हम माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे थे, मैनेजमेंट कर रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो उस सारी एपिसोड के कैरेक्टर्स हैं वो बात बता चुके हैं। जस्टिस साबिक जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत अजीज सिद्दीकी जो हैं उन्होंने खुल के बात की थी जिसकी वजह से उनको फिर फारिग किया गया और वो अभी तक जो है वो बेचारे इंसाफ के लिए धक्के खाते फिर रहे हैं कि जनरल फौज जो थी वो मुलविस थी और फौज का किरदार उसमें क्या था और फौज उनसे क्या चाह रही थी। तो ये तो एक ऐसा ब्लेटेंट झूठ है जिसका ना यानी अनफाउंडेड बेसलेस झूठ है। अच्छा, फिर उसके बाद जो बात की जा रही है उन्होंने जनरल बाजवा ने लिखा है कि जनरल फैज हो कुछ किया हो तो हो सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ा यानी कि आजकल मुझे यानी कि वो समझ नहीं आती कि बहुत सारी बातें ऐसे कैजुअली कह दी जाती हैं ऐसे। यानी फौज के बारे में जो तासुर अवाम में दिया जाता है वो ये कि बहुत डिसिप्लिन इदारा है और सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जो ऑर्डर्स होते हैं जो पॉलिसी होती है वो सबकी होती है। तो यहाँ पे फौज का सरबराह 6 साल फौज का सरबराह रहने वाला शख्स कहता है कि जनरल फैज ने की हो तो कुछ पता नहीं है। और साथ ही जब उनसे पूछा कि जनरल फैज खुद कर सकते हैं तो उसमें बड़े कैजुअली कह सकते हैं कि देखें अगर आप किसी से 8-10 काम करवा रहे हो, 8 काम करवा रहे हो तो 10 वो कर ले या 2 और कर ले तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यानी ये क्लियरली बताता है कि फौज में चेक्स एंड बैलेंसेस की जो सिचुएशन है वो कितनी खौफनाक है। और ये इस आर्ग्यूमेंट को वैलिडेट करता है जो मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन करते हैं, जो बहुत सारे दूसरे लोग करते हैं, कि जहां स्टेट की पॉलिसी है वहां इंडिविजुअल्स जो हैं स्टेट की पॉलिसी से आगे जाके पर्सनल वेंडेटा के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी माजी में फौज के सीनियर सरबरा यानी कि एहलकारों के ऊपर अगवा बराए तावान के काम में मुलविस होने के इल्जाम लगते रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग के इल्जाम लगते रहे हैं। जो अफगानिस्तान के साथ डॉलर की जो स्मगलिंग है उसके अंदर बहुत सारे सीनियर फौजी जर्नलों का नाम लिया जाता है, जिनमें से जनरल फैज के ऊपर भी इल्जाम लगता है कि वो भी इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये सारी बातें ये जनरल जो बाजवा हैं इसको वैलिडेट कर रहे हैं
कि फौज के अंदर इतना लूज ग्रिप है कि रोग लोग जो है अपनी बातें जो मर्जी कर सकते हैं। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का एक वैलिडेशन है। आई डोंट नो कि इसको मजीद कितने क्या कह सकते हैं इसका एनालिसिस किया जा सकता है, लेकिन ये साबित करता है कि फौज का सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा किस हद तक फुलिशली डम तरीके के साथ सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी जनरल जस्टिस खोसा का जाती अनाथ था, ये सारी दुनिया को पता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फौज यानी कि सबूत मुहैया करने का काम दिया था, तो वो हमने मुहैया कर दिया, और उसके ज़िम्नी में वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर को मैंने भिजवाया और वो अकामा लेके आ गया। यानी जो अकामा ऑलरेडी हुकूमत में रिकॉर्ड में है, तो वो कहाँ से लेके आ गया? ये कुछ तो ख्याल करें जनरल साहब, ये क्या बातें करें। अब जनरल साहब कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ ने पानामा में कई गलतियां की, उन्हें सिर्फ ये कहना चाहिए था कि फ्लैट मेरे वालिद ने खरीदे और बच्चों को दे दिए, तो उस पर सबूतों का बोझ ना आता। तो जनाब नवाज शरीफ जो मर्जी कह देता, जिस तरह मर्जी कह देता, उसको सेक्रीफाइस करने का, उसको डिसमिस करने का, उसको घर भिजवाने का तो फैसला हो चुके था। वो आसमा जहांगीर साहबा ने एक इंटरव्यू में उन्हीं दिनों कहा था कि वो सिचुएशन ये थी कि आटा गुननी है, हिलनी क्यों है। यानी नवाज शरीफ साहब अगर आटा गूंदते हुए हिलते भी तो भी घर जा सकते थे, और उसके लिए किसी ये बातें जो जनरल साहब कह रहे हैं इनकी जरूरत नहीं, क्योंकि जनरल साहब खुद एक उस सिस्टम के अंदर फैसला कर चुके थे कि नवाज शरीफ ने वजीर आजम नहीं रहना, और उसके ऊपर पूरी स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट काम कर रही थी। जनरल फैज काम कर रहे थे, जनरल कमर जावेद बाजवा काम कर रहे थे, जनरल जहीरुल इस्लाम काम कर रहे थे, जनरल शुजा पाशा काम करते रहे हैं। ये सारे लोग उस सारे सिस्टम के ऊपर काम करते रहे हैं, जो सिस्टम बुनियादी तौर पर इमरान खान को लाने के में कामयाब हुआ इवेंचुअली। तो अब नवाज शरीफ ये कहता है कि फ्लैट मेरे वालिद ने खरीदे हैं, या वो कहता है मैंने खुद खरीदे हैं, वटेवर, उससे मेरे नजदीक को बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर अपनी बात को जनरल साहब खुद कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, कहते हैं कि जी अगर नवाज शरीफ फौज का अपनी ईमानदारी का ठप्पा फौज से लगवाना चाह रहे थे, लेकिन वो कहते हैं नवाज शरीफ बरी हो जाते तो सारा मलबा फौज पर गिरता। जाहिर बात है फौज इन्वॉल्व थी, और दुरुस्त तौर पर सारा मलबा अब फौज पे गिर रहा है, क्योंकि फौज ने सारा किया। आगे आगे बढ़ बढ़ के जो आप ही फोटोएं खिंचवाते रहते इमरान खान के साथ, आगे बढ़ बढ़ के जनरल आसिफ गफूरी फोटोएं खिंचवाते रहते, जिस तरीके के साथ, यानी कि उनकी जो स्टारडम है और स्टार स्ट्रक फोटोज हैं वो आज तक हमारे सामने हैं। तो ये बातें तो यानी कि दे डोंट होल्ड ग्राउंड। यू डोंट सी दैट के नवाज शरीफ जो है वो इतना स्टूपिड और डम हो सकता है कि वो इस तरह की बातें सोचे। अच्छा, आगे जाके फिर जनरल कमर जावेद बाजवा मान जाते हैं, जो सारी बातें मैंने अब तक की उनको मान जाते हैं। तो जब पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफी जज है, तो उन्होंने कहा कि हम भी तो इंसाफी थे, यानी मान रहे हैं कि हम भी इंसाफी थे। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जनरल साहब खुद, जनरल साहब के बेटे आसिम बाजवा के बेटे आसिम, यानी कि ये लोग तो चीयर लीडर्स थे, उनकी ट्वीट्स पड़ी हैं, पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिस तरीके से वो नवाज शरीफ और जरदारी और पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ एक पूरी बैंड वैगन पर सवार थे, और जनरल कमर जावेद बाजवा ने फिर उसको बुनियादी तौर पे इन लोगों ने इसको ऑन भी किया। यानी कि ये तो हमें कोई रियलिटी, यानी इसमें कोई अब वो क्लियर यानी कि सामने आ रहा है कि वो बात दुरुस्त है। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो कहते हैं कि जी हम इंसाफी थे, और हम जनरल्स भी पहले इंसाफी थे जो इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार थे। हम समझते थे कि नई पार्टी से नए चेहरे लाने में बेहतरी लाएंगे, लेकिन हम गलत साबित हुए। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और की जाती है कि जो बुनियादी मसला है, जो जहां से जो रिफ्ट है नवाज शरीफ के साथ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, वो शुरू हुई, वो मुशर्रफ का केस था। और मुझे याद है कि 2013 में जब इलेक्शंस हुए, तो मैंने एक पीस किया था बीबीसी के लिए। तो उसमें मेरी जो पंच लाइन थी वो यही थी कि मुशर्रफ का केस जो है वो नवाज शरीफ के लिए वो सिचुएशन बन सकता है कि ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन, यानी कि वो क्या करें, किस दीवार से टक्कर मारें, कुछ भी करें, जो भी करेंगे वो उसमें बुनियादी तौर पे फंसेंगे। और वही हुआ। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि नून लीग ने इक्तदार में आके सबसे बड़ी गलती जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगाकर की थी। और यहाँ बड़े पैटर्नाइजिंग तरीके से कहते हैं सियासी जमातों को एक बात समझ नहीं आती कि आर्मी चीफ की बहुत अहमियत होती है, और फौज अपने साबिका आर्मी चीफ पर कभी भी समझौता नहीं करती। जब मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा तो फौज नवाज शरीफ के खिलाफ हो गई, और फिर फौज ने मुशर्रफ को बचा भी लिया। मुशर्रफ कभी अदालत के रास्ते से गायब होते, कभी कहीं से, और फिर अस्पताल पहुंच गए। अब यानी कि एक 22वें ग्रेड का जर्नैल, या लेट से इस दर्जे का जो जर्नैल है, वो यानी कि उसकी बहुत अहमियत है।
लेकिन जो वजीर आजम है, जिसके पीछे करोड़ों लोगों के वोट्स हैं, जो बुनियादी तौर पे अवाम का नुमाइंदा है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। यानी आर्टिकल 6 जो है वो अक्सरियती नुमाइंदे के ऊपर लग सकता है। अवाम के नुमाइंदे जो हैं वो क्या कहते हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है तो जर्नैलों की है, और सिर्फ जो वैल्यू है वो जनरल साहब की है। जनरल साहब की इज्जत होनी चाहिए। जो सियासतदान है उनकी कोई इज्जत नहीं है। तो इस पे मुझे आसमा जहांगीर साहबा की बहुत सारी बातें मुझे याद आती है। तो एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने गुफ्तगू की थी एक चैनल के ऊपर बैठ के, तो वो मैं ज़रा थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ, जिससे यानी कि बुनियादी तौर पर जो एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट है, नवाज शरीफ हो या जरदारी हो या गिलानी हो या राजा परवेज अशरफ हो, वो अवाम का नुमाइंदा है। वो आपका बॉस है। आपको पसंद है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपका बॉस है। उसको अवाम ने मुंतखब किया है। आपकी तरह किसी प्रोसीजर से होके वो नहीं आया, किसी पसंद नापसंद या सिफारिश की बुनियाद पर नहीं आया। वो अवाम के वोट के हक के इस्तेमाल के नतीजे में सामने आया। तो आसमा जहांगीर साहब फरमाती हैं कि या तो नवाज शरीफ इम्बेसील हैं, यहां पे हम कोई भी ले लेते हैं, इमरान खान भी ले लेते हैं, गिलानी ले लेते हैं, जुनेजो साहब ले लेते हैं, कोई भी, या वो मुल्क दुश्मन है। चले मैं एक सेकंड के लिए मान भी लेती हूँ, आसमा साहब कहती हैं कि वो दोनों हैं, यानी इम्बेसील भी हैं, बेवकूफ़ भी हैं, जाहिल भी हैं, स्टूपिड भी हैं, डम भी हैं, और मुल्क दुश्मन भी हैं। तो फिर ये बताएं कि हम सिविलियंस में कोई बीमारी है कि जो भी वजीर आजम हम चुनते हैं, चाहे वो बेनजीर हो, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो हो, चाहे वो इनका लाया हुआ जुनेजो हो, या मैं ऐड कर रहा हूं इमरान खान हो, वो सारे ही इम्बेसील होते हैं या जासूस होते हैं जो एक आंख नहीं भाते हमारी फौज को। देखें, आसमा साहब कहती है, देखें ये एक तर्ज अमल है और ये तर्ज अमल बदलना होगा। अब इससे ज्यादा अहमक कौन हो सकता है? जैसे ट्रंप है, या हमारे मुल्क वाले, हमारे साथ वाले मुल्क में मोदी बैठा हुआ है, या हमारे मुल्क में जो कुछ अर्सा पहले था, मगर उसकी आईएसपीआर इस तरह के खुले बयान और वाजे जारहियत नहीं दिखाती अपने वजीर आजम के खिलाफ। और लोग ये कहेंगे कि फिर ठीक है, तो फिर मेरा ख्याल है हमें जमहूरियत खेलने की जरूरत नहीं है। हम घर बैठते हैं तो ये खुद ही मुल्क को चला लें। जो पीछे माजी में उन्होंने मुल्क को चलाया है, माफ करना, वो मुल्क हमने नहीं तोड़ा। ना तालिबान हम लाए, ना ही दहशतगर्दी हम लाए। हमने मुल्क को सिविलियंस ने नुकसान नहीं पहुंचाए। अगर हमने आगे चलना है तो एक माइंडसेट से ये देखना होगा कि हमें सिविलियन हुकूमतें जो कि मुंतखब होकर आती हैं, उनकी एक तरह से अवाम में इज्जत करनी है। आप अंदर से उनको गालियां निकालें क्योंकि आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, आप धरने के एक शरीक नहीं हैं, आप एक सरकारी मुलाजिम हैं। देखिए, ये अजीब सी बात है कि ये गलती कर जाएं तो गलती होगी, हम गलती कर जाएं तो हमें तो टांग दें इस किस्म की गलती पर। तो ये उन्होंने डॉन लीक्स के ऊपर आसमा जहांगीर साहबा ने ये बात की थी, और ये बात बहुत हद तक 100% दुरुस्त बात है कि जनरल साहब यहाँ बड़े कैजुअली कह देते हैं कि आर्मी चीफ की बहुत इज्जत होती है। यानी आर्मी चीफ की इज्जत होती है तो उससे फौज को बुरा लगता है, तो उसका दिल चाहे तो वो आइन तोड़ दे, आइन को हेल्ड इन अबेंस कर दे, उसके बाद दोबारा इमरजेंसी नाफिज कर दे। उसका दिल चाहे तो वो अपने ही शहरी उठा उठा के अमेरिका को बेचे और उनके बदले में तावान ले। उसका बस चले तो वो बुनियादी तौर पे मुल्क के नाम पे डील्स करे। उसका बस चले तो वो हैंड पिक जो है वो पॉलिटिकल मैनूवरिंग करे और पॉलिटिकल कैरेक्टर्स को जो है वो पावर में लेके आए, जो मुल्क की तबाही और बर्बादी का सबब बने। उसकी चॉइस है कि वो जिस तरह चाहे यानी कि अपने मुल्क को चलाए, अपने बाप की जागीर समझे, लेकिन उसकी इज्जत है करोड़ों अवाम के वोट से वजीर आजम जो आता है उसकी इज्जत नहीं है। ये बहुत अजीब सी बात है।